हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीपीएससी आंसर राइटिंग। तो आज हमने जो पेपर लिया है वो पेपर 3 है और उसमें जो कि टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो उस पर बात करेंगे, इसकी क्या फॉर्मेटिंग रहेगी और कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, तो उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सिडी जब भी आएगी तो उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टॉपिक होगा सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यह हस्तांतरित लाभ है जो सरकार द्वारा उपभोक्ता या फिर उत्पादक को दिया जाता है। अब हम सब्सिडी कितने तरीके की होती है उस पर बात कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, पीएम किसान या फिर उज्ज्वला, ये हो जाएगा। अप्रत्यक्ष की बात करें तो वस्तुओं पर होती है ये, जैसे कि उर्वरक, यूरिया है तो यूरिया पे काफ़ी सब्सिडी दी जाती है, फिर डीएपी है, एनपीके, इन पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जाती है। यहाँ पर एक है बीज पर भी, और कृषि उपकरण, जैसा कि आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में कृषि उपकरण सब्सिडी दी जाती है, उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना, तो उसमें क्या है, सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, अब ये सब्सिडी क्यों जरूरी है इस पर बात कर लेते हैं। इस पे कुछ पॉइंट हैं तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सतत विकास के लिए, सतत कृषि विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद क्या है, फसलों की विविधता के लिए आवश्यक है। ठीक है, जैसे किसी फसल में अगर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि लागत आती है तो उस पर सब्सिडी देकर, अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी उस फसल पर तो वो फसल नहीं हो पाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि फसलों की विविधता के लिए ये जरूरी है, तो फसलों की विविधता इससे हो जाएगी। अगला क्या है, अवसंरचना का निर्माण, तो अवसंरचना का इसमें निर्माण हो सकता है सब्सिडी के थ्रू। जैसे कि मैंने अभी बताया यूपी कृषि उपकरण योजना चल रही, सब्सिडी योजना, तो उसके थ्रू अवसंरचना का निर्माण हो जाएगा, जिसमें कि किसानों को मिलते हैं सब्सिडी 50% मिलती है, वो गोडाउन बना सकते हैं अपने जो फसलों को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगला क्या है, यहाँ पे नई आधुनिक मशीनों की खरीदारी के लिए, इसमें भी सब्सिडी जरूरी है, तो वो नई आधुनिक मशीन खरीद पाएंगे जिससे कि उनके उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्या है, चक्रीय बेरोजगारी कम होगी, एक ये पॉइंट बन जाएगा। अगला क्या है, कोविड जैसी महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी किसानों के लिए, तो इसके लिए भी सब्सिडी बहुत ज़रूरी है। और उससे अगला पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय विषमता भी कम होगी। अब हम बात करेंगे इसके इम्पैक्ट क्या है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, या फिर और प्रभाव भी देखेंगे, सारे प्रभाव देखेंगे, चर्चा करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण पर प्रभाव। तो इससे क्या होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे एमएसपी दी जाती है तो 23 फसलों पर दी जाती है, तो आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो फसल होती है, अगर हम बात करें पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, तो इसमें क्या होता है, गेहूँ और धान, गेहूँ हुआ या फिर राइस हुआ, जैसे धान, तो उसमें क्या है, इन्हीं फसलों की बार बार क्या होता है, बार बार इन्हीं का प्रोडक्शन होता है, तो जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा, क्योंकि हर फसल नहीं हो पाएगी जिस पे ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, उसी फसल को किसान करेंगे, तो इससे ये होगा। जल का ह्रास, यानी कि विद्युत पर सब्सिडी, अगर विद्युत पर सब्सिडी मिलती है तो क्या करते हैं किसान, आप जानते हैं जैसे गन्ना जब होता है तो गन्ने में बहुत ज़्यादा पानी भर दिया जाता है, सब्सिडी जब मिलती है तो क्या होता है, उस पर जल का ह्रास हो जाएगा विद्युत पर सब्सिडी देने से। ठीक है, अगला क्या है, नेट वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री इंडिया, सबसे ज़्यादा जो वाटर है उस पर क्या, जैसे सबसे ज़्यादा जो खर्च, जैसे चाइना में क्या है, चाइना में जो फसल में पानी की जो है, तो वो ऐसी फसलें उगाते हैं जिसमें पानी की कम मात्रा होती है, अब वहाँ पे क्या है, उसकी उत्पादकता भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हो सकता है। अगला क्या है, प्रदूषण, अधिक उर्वरक के उपयोग से मृदा का प्रदूषण भी होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गन्ना हुआ, धान हुआ, इनमें बहुत ज़्यादा उर्वरक लगाई जाती है, मृदा लवणता में वृद्धि हो सकती है। मृदा लवणता में वृद्धि कैसी होगी, सिंचाई, उर्वरक एवं सिंचाई की अधिकता के कारण। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है लवणता का, इससे ये प्रभाव पड़ सकता है। तो ये पर्यावरण पर प्रभाव थे। और क्योंकि जल नीचे चला जाता है, इसमें हम वही बात करेंगे मृदा लवणता कैसे बढ़ेगी, तो क्योंकि जल नीचे चला जाएगा तथा उर्वरक ऊपर रह जाती है,
तो ये हो गया। अगला देखेंगे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा इस पे। तो अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एमएसपी बढ़ने से मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है। जैसे अगर किसी फसल पर ज़्यादा एमएसपी हम देंगे तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। निर्यात प्रतिस्पर्धा कम हो रही है, इससे निर्यात प्रतिस्पर्धा है वो कम हो रही है। ज़्यादा सब्सिडी देने के कारण कृषि में पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है। जैसे क्या है, अगर हम सरकार हमारी एक मिनट, अब क्या है, जैसे कि अगर सब्सिडी ज़्यादा देगी एग्रीकल्चर के लिए तो क्या होगा, कृषि में पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे कि पूंजी निर्माण से मतलब जैसे कि अगर ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी, अगर वही सब्सिडी क्या किया जाए कि जैसे जो वेयर हाउसेज हैं या कोल्ड स्टोरेज हैं, जैसे अब आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आलू सड़ जाता है या फिर और भी चीज़ें हैं, तो उसमें उनकी जो पूंजी निर्माण है वो नहीं हो पाएगा, सब्सिडी ही देते रहेंगे, तो इससे ये भी एक प्रभाव रहेगा, आर्थिक प्रभाव। ठीक है, इस पे आगे देख लेते हैं। संसाधनों की दक्षता कम हो रही है, संसाधनों की दक्षता कम हो रही है, ये भी एक प्रभाव है इसका, आर्थिक प्रभाव। आगे देख लेते हैं सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या होगा, अप्रत्यक्ष सहायकी में भ्रष्टाचार, अप्रत्यक्ष सहायकी में भ्रष्टाचार हो सकता है। अगला क्या, वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर जो भी फसल होती होगी उस पर ज़्यादा सब्सिडी दे दी जाएगी, वहाँ के किसानों को ज़्यादा सब्सिडी दे दी जाएगी, तो उससे वोट बैंक की राजनीति पनप सकती है। अगला क्या है, अगला क्या है, यहाँ पे एक डेटा है इकोनॉमिक सर्वे 2018। जो उद्यमी किसान होते हैं वही किसान सब्सिडी का ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं। एक ये है, ये डेटा है इकोनॉमिक सर्वे 2018 का। ठीक है, अगला क्या है, एक कमेटी है, उसमें क्या कहा गया है, शांता कुमार कमेटी में कहा गया है कि केवल 6% किसान ही सब्सिडी ले पाते हैं। तो ये एक सामाजिक प्रभाव है, ये इसमें डाल सकते हैं। अगला क्या है, राजनीतिक प्रभाव। WTO का जो विवाद है वो इस सब्सिडी को लेकर रहता है, तो वो देख सकते हैं, जैसे अम्बर बॉक्स या ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो होती है उस पर। अगला क्या है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण में कम निवेश कर रहा है भारत, इसी कारण यहाँ के उत्पादों की ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाती। आप देखते हैं जैसे कि जो भी प्रोडक्ट हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट जैसे नेस्ले हुआ या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में जो ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाती है, निवेश कम हो रहा है खाद्य प्रसंस्करण पर, इसके कारण ये नहीं हो पा रहा है। आगे क्या है, सुधार की अगर हम बात करें, सुधार अगर पूछेगा तो सुधार में क्या है, सब्सिडी का युक्तिसंगत प्रयोग किया जाए, युक्तिसंगत प्रयोग किया जाए, पहला ये है। अब दूसरा क्या है, रागी, ज्वार, बाजरा, अन्य फसलों पर दलहनी फसलों पर सब्सिडी दी जाए। जैसे कि क्या है, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी पूर्ति भी हो जाएगी इस कारण से। अगला क्या, केलकर समिति में कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से सहायकी खत्म करके इसे पूंजी निवेश में परिवर्तन किया जाए। तो इसमें क्या कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से सहायकी यानी सब्सिडी को खत्म किया जाए। अब ये अचानक से नहीं हो सकती खत्म, इसको धीरे धीरे खत्म करके पूंजी निवेश में परिवर्तन किया जाए। जैसे कि हमने अभी बताया कि कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं, या फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है हमारे यहाँ, जो खाद्यान्न है उनकी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, तो उस पर काबू पाने में हमें मदद मिलेगी अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होंगे, और जो स्टोर करने की इकाइयाँ हैं वो हम लगा सकेंगे अगर हम सब्सिडी को ख़त्म करके पूंजी निर्माण में इसे परिवर्तन कर पाएंगे। तो अगला क्या है, सनसेट क्लास। इसमें क्या है, सनसेट क्लॉज में क्या है, ऐसी सब्सिडी जिसका लक्ष्य पूरा हो जाए उसे बंद कर दिया जाए सही समय पर पूरा करके। जैसे जो हमारी मंशा है, जो सब्सिडी जिसका लक्ष्य है वो अगर पूरा हो जाता है सही समय पे तो उसको बंद कर दिया जाना चाहिए, वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। अगला क्या है, डिजिटलीकरण करके। अब डिजिटलीकरण करके क्या है, जैसे कि आप देखते हैं DBT यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, PM किसान। जैसे कि अब पहले क्या होता था, आजकल आधार से सब कुछ लिंक है, तो क्या है जितना रुपया आता है, जैसे कि आपकी 2000 की जो किस्त आती है PM किसान में, तो क्या है वो 2000 सीधे किसान के खाते में, बैंक खाते में आ जाता है। तो ऐसे ही हर जगह सब्सिडी जो है उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए। हर जगह नहीं है, आपके यहाँ होगी तो हर जगह नहीं है ये, ठीक है। अब अगला क्या है, किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना। किसान को
अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना। अगला क्या है, जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना, एक ही एक हो सकता है, ठीक है, सुधार। अगला क्या है, पारंपरिक कृषि, जैसे ये केरल में कुट्टानाड है, उड़ीसा में कोरापुट, तमिलनाडु है और जम्मू कश्मीर में ये है पैम्पोर वैली, यहाँ पे पारंपरिक कृषि होती है, तो इसको बढ़ावा देके हम कर सकते हैं सब्सिडी में सुधार। अगला क्या है, जैविक कृषि, जैविक कृषि कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो चल रही है, जम्मू कश्मीर है या फिर सिक्किम में, तो इसको, तो ये पॉइंट थे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ये सब पॉइंट। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि रोज़ आपको एक आंसर राइटिंग करें हर पेपर की। तो यहाँ पे जैसा कि आज हमने क्या कर लिया, एग्रीकल्चर सब्सिडी को कवर कर लिया, ऐसे ही रोज़ाना एक कवर किया जाएगा। और जो भी आपको कमेंट करना, जो भी आपको इसमें अगर कुछ कमी लगती है या फिर आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसको ऐड ऑन हम कर सकते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।